हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अफसर बनने की राह में। हम कर रहे थे सामान्य विज्ञान के 1000 प्रश्नों की सीरीज। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा पार्ट 7 है। इससे पूर्व 6 पार्ट हमारे द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में शुरू के 15 प्रश्न हमारे द्वारा फिजिक्स या भौतिक विज्ञान से लिए गए हैं। तो प्रश्नों से पहले मैं आपको कुछ उनकी समरी बता देता हूं कि आखिर हम क्लास में पढ़ने वाले क्या हैं। तो देखिए, बल बल यानी कि फोर्स। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है तथा इसका एक अन्य मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है, क्योंकि द्रव्यमान का किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दूसरा हमारा आता है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए, ये पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे अधिक होती है, इसीलिए जी का मान न्यूनतम होता है। और ध्रुवों पर जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो उसी प्रकार जी का मान भी कम होता हुआ चला जाता, अधिक बढ़ता चला जाता है और जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी भी वस्तु का भार याद रखिएगा एम गुणा जी, यानी कि द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो भार किसी व्यक्ति का जी के मान पर निर्भर करता है। तो जहां जी का मान अधिकतम होगा भार सबसे ज्यादा होगा, जी का मान न्यूनतम होगा भार सबसे कम होगा। यानी जी के मान में जो बदलाव होगा वही भार में बदलाव होगा। अगला है वर्क। वर्क यानी कि कार्य। तो किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में किए गए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। कार्य करने के लिए वस्तु का विस्थापित होना आवश्यक है। यदि वस्तु पर कार्य किया गया है और वस्तु में विस्थापन नहीं हुआ है तो वहां किया गया कार्य शून्य होगा। जैसे यदि विस्थापन d बराबर 0 है तो किया गया कार्य 0 होगा। जैसे दीवार को धक्का देना, जैसे दीवार को कोई व्यक्ति अगर धक्का देता है और दीवार अपनी जगह से नहीं विस्थापित होती है तो वहां व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है। नेक्स्ट है संतुलन या स्थायित्व स्टेबिलिटी। इससे संबंधित कुछ उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे पहाड़ी पर चढ़ना। जब कोई व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ता है तो पहाड़ी पर चढ़ने के लिए वह आगे की ओर थोड़ा झुक जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। पीसा की मीनार झुकी हुई है फिर भी वह गिरती नहीं है, तो वह भी स्टेबिलिटी के लिए ही है। आगे की ओर झुकना गुरुत्व केंद्र आधार के भीतर बनाए रखने के लिए, यानी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए उसका गुरुत्व केंद्र जो है उसके आधार के भीतर बना रहे, इसीलिए वह आगे की ओर झुक जाता है। अगला है जल का असामान्य प्रसार। तो देखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल का एक अजीब गुण होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व तो अधिकतम जबकि आयतन न्यूनतम होता है। 9 डिग्री सेंटीग्रेड प्रश्न में पूछा जाता है परीक्षाओं में, 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जाने पर क्या बदलाव होगा। तो देखिए, आयतन पहले घटेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होने के बाद आयतन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। पानी जमने पर, यानी जब पानी जमता है बर्फ बनता है, तो बर्फ बनने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, याद रखिएगा। इसी कारण से आयतन बढ़ने से सर्दियों में पानी के पाइप फट जाते हैं, कांच की बोतल का फटना, ये सब इसीलिए क्योंकि पानी जमने पर फटता है। अगला प्लावन का नियम। इसको आर्किमिडीज के सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके कारण ये वहां कार्य करता है जब कोई वस्तु समुद्र में जल की सतह पर तैरती है। तो तैरने के लिए शर्त क्या है कि वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का भार उस वस्तु के जल के अंदर डूबे हुए भाग के बराबर होना चाहिए, तभी कोई वस्तु जल पर तैर पाएगी। जैसे झील में तैरती नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार नाव के डूबे हुए भाग के भार के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूटन के नियम व घर्षण। तो कालीन को छड़ी से पीटना ये
गति का पहला नियम है, यानी विराम का जड़त्व यहाँ कार्य करता है। जब किसी कंबल या कालीन को डंडे से पीटा जाता है तो उसमें उपस्थित धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम यानी कि जड़त्व के नियम पर आधारित है। दूसरा, बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो देखिए, चलने के लिए हमारे पैरों और पृथ्वी के मध्य घर्षण बल का होना आवश्यक है। बर्फ पर चलना कठिन इसीलिए है क्योंकि बर्फ की सतह चिकनी होती है और चिकनी सतह होने के कारण घर्षण बल बहुत कम हो जाता है और आवश्यक घर्षण बल प्राप्त नहीं होने के कारण हम बर्फ पर हमारे पैर फिसलने लगते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 1, बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है? तो अभी आपको बताया था न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर m है। ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। बल का ऐसा पद्धति में मात्रक न्यूटन तथा इसका एक अन्य मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, देखिए, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिएगा, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। तो दो चीजें होती हैं, एक द्रव्यमान यानी कि वस्तु का मास और दूसरा भार। द्रव्यमान एक अपरिवर्तित राशि है, ये कभी नहीं बदलता है। जबकि किसी वस्तु का भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी वस्तु का भार जी के मान पर निर्भर करता है। जहां जी का मान अधिकतम होगा तो भार अधिकतम और जी का मान न्यूनतम होगा तो भार भी न्यूनतम होगा। तो ऑप्शन ए है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है गलत। पदार्थ की मात्रा में कभी परिवर्तन नहीं होता है। भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो ये प्रश्न का सही उत्तर होगा क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। तो चंद्रमा पर व्यक्ति का भार तो घट जाएगा लेकिन मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। प्रश्न संख्या 3, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, वही बना रहेगा या फिर देखते हैं क्या होगा। देखिए, जी बराबर जी गुरुत्वाकर्षण और एम यानी कि द्रव्यमान अपॉन आर स्क्वायर होता है, यानी आर है पृथ्वी की त्रिज्या। तो हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल ना होगा, ध्रुवों पर कुछ चपटी है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम होती है, यानी यहाँ पे पृथ्वी की आर का मान अधिकतम होता है। आर का मान अधिकतम होगा तो जी का मान न्यूनतम हो जाएगा, यानी कि भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाएंगे तो पृथ्वी की त्रिज्या भी कम होती चली जाएगी। पृथ्वी की त्रिज्या घटेगी तो जी का मान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। तो देखिए, प्रश्न में पूछा गया भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी के मान में क्या होगा? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर त्रिज्या घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4, शरीर का वजन कहां सबसे अधिक होता है? तो अभी हमने बताया था किसी वस्तु का भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो जी के मान पर सीधा समानुपाती होता है। जी का मान जहां अधिकतम होगा वस्तु का भार भी अधिकतम होगा। जी का मान न्यूनतम होने पर वस्तु का भार भी न्यूनतम हो जाएगा। तो अभी हमने देखा था जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक यानी कि अधिकतम होता है, तो वस्तु का भार भी ध्रुव पोल्स पर अधिकतम होगा। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5, कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक उछल सकता है? तो देखिएगा, चंद्रमा पर
गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 होता है। तो चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है? तो कार्य बराबर वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में किए गए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने के लिए वस्तु में विस्थापन का होना आवश्यक होता है। जब एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखेगा तो उसके द्वारा कोई भी विस्थापन नहीं किया गया, तो अतः विस्थापन जब डी का मान 0 होगा तो किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य बल गुणा 0 बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। यदि व्यक्ति द्वारा दीवार को धक्का दिया गया पर दीवार को विस्थापित करने में असफल रहा तो ऐसी स्थिति में वस्तु का में किया गया विस्थापन यानी कि डी का मान 0 के बराबर होगा, जिससे किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा, यानी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 8, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? तो हमने बताया था कि पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि? क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। तो ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती हैं। तो देखिए हमने बताया था जल का जमने पर यानी जल जब बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ता है यानी पानी का प्रसार होता है, जमने पर पानी फैलता है, आयतन बढ़ेगा। और जब आयतन बढ़ेगा तो पाइप लाइनों में जगह न होने का अत्यधिक दबाव के कारण पाइप लाइनें फट जाती हैं। तो जमने के बाद पानी का घनत्व कम होता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है तथा उसकी ये कठोरता पाइप को तोड़ देती है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है और पानी का आयतन बढ़ेगा तो पानी से भरी डाट लगी बोतल टूट सकती है। तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 12, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? तो देखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम होता है तथा घनत्व अधिकतम होता है। तो जब 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएंगे तो आयतन पहले घटेगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर न्यूनतम होने के बाद आयतन बढ़ने लग जाएगा। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन पहले घटेगा, उसके बाद में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत में कोई वस्तु पानी में तैरने के लिए शर्त होती है कि नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा?
तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसको जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? तो देखिएगा, बर्फ की सतह चिकनी होती है और चिकनी सतह होने के कारण यहाँ घर्षण बल कम होता है, और चलने के लिए हमारे पैरों और पृथ्वी के बीच घर्षण बल का होना आवश्यक है। तो घर्षण बल कम होने के कारण हम बर्फ पर आसानी से नहीं चल सकते, यानी हमारे पैर फिसलते हैं। तो जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं। बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से संबंधित है, लेकिन हम आपको कुछ बेसिक समझा देते हैं। देखिए, धनायन और ऋणायन, धनायन कब बनता है, ऋणायन कब बनता है, याद रखिएगा। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन खोने पर, यानी इलेक्ट्रॉन खोने की जो प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन खोने पर हमेशा धनायन बनता है। आगे प्रश्नों में हम समझाएंगे ऐसा क्यों होता है, बट अभी आप इतना याद रखिएगा कि जब कोई पदार्थ परमाणु खोता है तो परमाणु खोने इलेक्ट्रॉन खोता है, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो इलेक्ट्रॉन खोने पर धनायन तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन बनता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये हम प्रश्न में समझाएंगे। रासायनिक आबंध के प्रकार, यानी यहाँ आपको 3 प्रकार के बंध देखने को मिलेंगे जो विभिन्न विभिन्न वस्तुओं के बीच मिलता है। तो पहला है आयनिक या वैद्युत संयोजक बंध, याद रखिएगा, आयनिक या वैद्युत संयोजक बंध ये धातु प्लस अधातु के मध्य बनता है और यहाँ इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण ट्रांसफर होता है, यानी धातु पर धनावेश जबकि अधातु पर ऋणावेश होता है। यहाँ इनके बीच इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण ट्रांसफर के फलस्वरूप आयनिक या वैद्युत संयोजक बंध बनता है। जैसे NaCl है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम एक धातु है जबकि क्लोरीन एक अधातु होने का यहाँ इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के फलस्वरूप आयनिक या वैद्युत संयोजक बंध बनता है। दूसरा बंध है सहसंयोजी आबंध, यानी कि ये अधातु प्लस अधातु, दो अधातुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से बनता है। यानी कि जब कोई अधातु अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए अन्य अधातु से क्रिया करती है, रासायनिक क्रिया करती है, तो वहां इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है और वहां सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। जैसे कार्बन यानी मीथेन, कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु से इस प्रकार जुड़ते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है, तो यहाँ पे सहसंयोजी आबंध बनता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, इनमें सहसंयोजी आबंध बनता है। तीसरा है हाइड्रोजन आबंध, यानी कि H बॉन्ड। H बॉन्ड के लिए शर्त यह है कि हाइड्रोजन का अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का जुड़ाव होता है तो वहां पे हाइड्रोजन आबंध का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा 3 प्रकार के बंध मुख्य रूप से आप जरूर याद रखिएगा। तीसरा अणु की आकृति और ज्यामिति, जब बंध बनते हैं, 2 परमाणु आपस में धातु अधातु जुड़ती हैं तो उनकी रैखिक संरचना ज्यामिति आकृति कैसी बनती है। तो देखिए, कार्बन का जब एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है तो यहाँ एक रैखिक संरचना प्राप्त होती है और रैखिक संरचना में इनके मध्य बना कोण 180 डिग्री का होता है। चतुष्फलकीय आकृति, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन का एक परमाणु क्लोरीन के 4 परमाणुओं से जुड़ता है तो ये एक चतुष्फलकीय आकृति प्राप्त होती है और चतुष्फलकीय आकृति में इनके बीच का कोण 109.5 होता है, तो याद रखिएगा। तीसरा बंध निर्माण, बंध के निर्माण में जब परमाणु दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वे स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वहां ऊर्जा हमेशा रिलीज होती है, याद रखिएगा। और द्रवित NaCl, यानी कि ठोस NaCl में विद्युत प्रभावित नहीं होती है, लेकिन पिघलने पर जब इसके में मुक्त आयन उपस्थित होते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह चालन होना संभव होता है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं।
आज की क्लास का पहला प्रश्न है, धनायन तब बनता है जब, देखिएगा, किसी परमाणु में एक प्रोटॉन होता है। कलर चेंज कर लेते हैं इससे आपको सही से दिख सके। किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। जब इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, तो सीधी सी बात है कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कम किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खोएगा ये, तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। प्रोटॉनों पर कैसा आवेश होता है? धनायन। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन खोने पर हमेशा धनायन बनता है। तो ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋणायन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है, तो इसीलिए यहाँ ऋणायन बनता है। तो ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 18, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो आयनिक बंध या वैद्युत सहसंयोजक बंध जो कि यौगिकों के सामान्य नाम होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयनिक बंधन बनता है जब सहयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, सहयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। एक धातु तत्व का सहयोग अधातु तत्व से होता है। तो हमने 3 प्रकार के बंध पढ़े थे। पहला आयनिक या वैद्युत सहसंयोजक बंध जो एक धातु और अधातु के सहयोग से बनता है। तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20, विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध में विद्युत संयोजक बंध। तो बताया था कि एक जब कोई धातु, जैसे मान लीजिए सोडियम और अधातु क्लोरीन, सोडियम पर पॉजिटिव जबकि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इनके बीच जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण ट्रांसफर से जो बंध बनता है वह वैद्युत संयोजक बंध या इसको आयनिक बंध कहा जाता है। तो ये हमेशा विपरीत आवेशित आयनों के मध्य बनता है, यानी एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? आयनिक बंध धातु प्लस अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण साझेदारी से बनता है। जैसे पोटेशियम धातु नाइट्रेट अधातु के मध्य में यहाँ बनेगा तो यहाँ आयनिक बंध होगा। सोडियम क्लोराइड में भी आयनिक बंध होगा। कैल्शियम क्लोराइड से, कैल्शियम धातु है, क्लोराइड क्लोरीन अधातु है, तो इनके मध्य भी एक आयनिक बंध बनेगा। जबकि मीथेन CH4 में कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु से जुड़कर एक चतुष्फलकीय आकृति का निर्माण करता है और इनके बीच में सहसंयोजक बंध बनता है। याद रखिएगा, मीथेन में सहसंयोजक बंध बनता है और इसमें ये आकृति पूछी जाती है, ये एक चतुष्फलकीय आकृति होती है और इसके बीच बनने वाला कोण 109.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है? तो देखिएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड में अभी हमने देखा था कैल्शियम धातु है जबकि क्लोरीन एक अधातु है। तो धातु और अधातु के बीच में जब इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण ट्रांसफर होता है तो कौन सा बंध बनता है? आयनिक या वैद्युत संयोजक बंध। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। जबकि इनमें सभी में सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बंध का निर्माण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सहसंयोजी आवरण किसके कारण बनता है? तो देखिए, सहसंयोजी आवरण अधातु प्लस अधातु के मध्य बनता है। जब अधातु के द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है तो वहां सहसंयोजी आवरण का निर्माण होता है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। इलेक्ट्रॉनों के अंश विभाजन से इस बंध का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 24, मीथेन अणु में है। तो मीथेन में अभी हमने बताया था, मीथेन यानी कि CH4 कार्बन के एक परमाणु से हाइड्रोजन के 4 परमाणु जुड़े होते हैं। इस प्रकार ये एक चतुष्फलकीय आकृति का निर्माण होता है और यहाँ इनके बीच में एकल सहसंयोजक बंध बनता है। देखिएगा, सहसंयोजक जब
एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो एकल सहसंयोजक बंध, जब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो डबल सहसंयोजक बंध बनता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 25 सोडियम क्लोराइड में होता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, NaCl में हमने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव यानी धातु और अधातु के मध्य बनने वाला बंध वैद्युत सहसंयोजक बंध होता है। तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 26 जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है। तो देखिए जब दो या दो से अधिक दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ऐसी स्थिति में ऊर्जा हमेशा रिलीज होती है, यानी ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। प्रश्न संख्या 27 कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति कैसी है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CaCl4, तो इसमें कार्बन का एक परमाणु क्लोरीन के 4 परमाणुओं से इस प्रकार जुड़ा होता है और ये एक चतुष्फल की आकृति होती है। इसमें बंध कोण का मान 109.5 डिग्री होता है और ये एक चतुष्फल की आकृति का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 28 निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आवन बनता है। तो हमने बताया था जब हाइड्रोजन का परमाणु अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से क्रिया करता है तो वहां हाइड्रोजन आवन का निर्माण होता है। तो देखिए HF, HCl, HBr, तो HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन और N नाइट्रोजन। जब ये अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, इनसे जब हाइड्रोजन परमाणु क्रिया करता है तो उनके बीच में हाइड्रोजन आवन का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 29 रेखिक संरचना वाला अणु कौन सा है। तो हमने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और ये एक रेखिक संरचना प्राप्त होती है। यहाँ बंध कोण का मान 180 डिग्री सेंटीग्रेड 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 30 द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं। तो देखिए NaCl को जब द्रवित किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो इसमें मुक्त आयन होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। तो ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले 20 प्रश्न हमारे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से संबंधित है। बायोलॉजी में आज हमारे प्रश्न कोशिका विज्ञान से संबंधित है, तो थोड़ा देख लेते हैं कोशिका के बारे में। तो देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इनमें मुख्य अंतर जो सबसे बड़ा अंतर होता है वह कोशिका भित्ति का होता है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए। तो देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर बताया पूछा जाए तो कोशिका भित्ति का होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती है। इसके अलावा लवक और बड़ी रिक्तकाएं, ये 3 ऐसे कोशिकांग हैं जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति व लवक अनुपस्थित होते हैं जंतु कोशिकाओं में। परीक्षाओं में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कोशिका के प्रमुख अंग, उनके उपनाम क्या है और उनका कार्य क्या है, यानी कार्य के आधार पर उनके उपनाम भी बताए गए हैं। तो एग्जाम में सीधा परीक्षाओं में उपनाम से भी प्रश्न पूछ लेता है। जैसे कोशिका का अंग है राइबोसोम, राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना यानी प्रोटीन का सक्रिय करना होता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है और जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तीसरा है लाइसोसोम, लाइसोसोम में एक शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है जिसका नाम हाइड्रोलाइटिक पाचक एंजाइम होता है। इसके फटने पर यह एंजाइम इतना शक्तिशाली होता है कि पूरी की पूरी कोशिका को अपने अंदर पचा डालता है,
इसीलिए इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। चौथा है गोल्जी काय। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है प्रोटीन की पैकेजिंग और सीक्रेशन यानी परिवहन करना होता है, इसीलिए इसको कोशिका का डाकिया के नाम से भी जाना जाता है। लवक जो होते हैं प्लास्टिड, ये सिर्फ जंतु को पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां कोई रंग नहीं होता, अर्थात सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जैसे जड़ों और भूमिगत तनों में। ये भोजन यानी स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण करते हैं। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, ये पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पौधों में आकर्षक रंग होते हैं, जैसे कि फूलों में और बीजों में आकर्षक रंग देने के लिए क्रोमोप्लास्ट होते हैं। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, इनके कारण पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, तो याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में जो भोजन बनाया जाता है वह भी क्लोरोफिल के ही कारण पौधों की पत्तियों में बनाया जाता है। देखिए जीव द्रव्य का नामकरण 1839 में पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। ये कोशिका का एक जीवित आधार यानी कोशिका के अंदर एक जीवित तरल पदार्थ है जिसका 80 से 90% जल होता है। खुद का डीएनए रखने वाला यानी प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में डीएनए होता है, लेकिन केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। एक प्रक्रिया होती है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस प्रक्रिया में प्रोग्राम्ड सेल डेथ यानी कि कोशिका की सुनियोजित प्रोग्राम तरीके से प्राकृतिक मृत्यु जो होती है उसको एपोप्टिस प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। अपोप्टोसिस प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करने के लिए ऑप्शन बी कोशिका भित्ति होती है। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन निर्माण का कार्य सक्रिय स्थल है, तो अभी हमने बताया था राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया जाता है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। पूरा हमने समझ लिया, अब हमें सिर्फ प्रश्न करने हैं, फटाफट से देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो ये कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। लवक रिक्तका यानी ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कहाँ है, तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है। यहाँ भोजन कोशिकीय श्वसन और भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए इसको द पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 35, अवर्डी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं, तो लवक हमने बताया था 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। यानी ल्यूकोप्लास्ट पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, यानी ये रंग प्रदान नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए यानी जड़ों की कोशिकाओं में। प्रश्न संख्या 36, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो यानी कि लवक 3 प्रकार के, यानी पहले ल्यूकोप्लास्ट, दूसरे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट पौधों को आकर्षक रंग देने के लिए पौधों के रंग कलरफुल जो भाग होते हैं वहां पाए जाते हैं, जैसे फूलों और बीजों में, तो ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका देख लीजिए, कोशिका का चित्र इस प्रकार का होता है। यहाँ ये जो बाहरी भाग होता है ये कोशिका भित्ति होती है, पौधों में संरचना सुरक्षा प्रदान करती है। क्लोरोप्लास्ट ये इस प्रकार के होते हैं, इनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है, यानी इन्हीं के अंदर बनाया जाता है। रिक्तका पौधों में ऐसी बड़ी बड़ी रिक्तकाएं पाई जाती हैं जिनमें जल, पोषक तत्व और अपशिष्टों का भंडार करती हैं। गोल्जी इस प्रकार से कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए यानी प्रोटीन को संशोधित और पैक करने का कार्य करते हैं। एक ये काफी महत्वपूर्ण है, अंत
प्रद्रव्य जालिका, यानी कि इसको शॉर्ट में ईआर के नाम से भी जाना जाता है। ये दो प्रकार की होती है, खुरदुरी और एक स्मूथ। खुरदुरी जो ईआर होती है उसमें प्रोटीन का पाचन में प्रोटीन का निर्माण होता है जबकि चिकनी इसकी सतह स्मूथ होती है, उसमें लिपिड का निर्माण होता है। राइबोसोम ऐसे छोटे छोटे कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। केंद्र की कोशिका के मध्य में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक कोशिका को नियंत्रण करता है और इसमें डीएनए भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी का उत्पादन पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम पाचक एंजाइम वाली थैली है और राइबोसोम प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है? तो ऑप्शन ए यानी लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। तो लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो काफी शक्तिशाली होता है, ये अपने अंदर पूरी कोशिका को पचा डालता है। प्रश्न संख्या 40, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ होता है। तो देखिएगा कोशिका के अंदर एक जीवित तरल पदार्थ होता है जिसको जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य में 80 से 90% तक जल होता है। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 41, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो मुख्य अंतर यदि पूछा जाए जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में तो वह कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 42, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य कोशिका में प्रोटीन की पैकेजिंग और इसका परिवहन भी करना होता है, तो इसीलिए इसको कोशिका का डाक या ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है। तो ये एक स्रावी अंग होता है। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो देखिए कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, लेकिन केंद्रक के अलावा दो ऐसे कोशिकांग होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जिनमें स्वयं का डीएनए होता है। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 45, प्रोग्राम सेल डेथ को कोशिकीय और आणविक नियंत्रण क्या कहलाता? तो ये एक प्रकार की प्रक्रिया है, इसमें कोशिका का सुनियोजित तरीके से यानी प्राकृतिक तरीके से भी कोशिका की डेथ होती है, उसको एपोप्टोसिस प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 46, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता? तो लवक पादप कोशिकाओं में होते हैं, गोल्जी दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और ईडीआर ये तो दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन लवक जो होते हैं सिर्फ जंतु पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइसोसोम कार्य करते हैं? तो देखिए लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचक, इसमें एक शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है। तो प्रश्न ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 48, कोशिका भित्ति होती है? तो कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये सेलुलोज की बनी हुई होती है तथा ये एक पारगम झिल्ली होती है। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 49, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की झिल्ली होती है वह अंदर की ओर मुड़के उंगलियों की तरह एक संरचना का निर्माण करती है जिसको क्रस्टी कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है, तो इनका काम होता है श्वसन के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना। क्रस्टी का कार्य पूछा जाता है तो श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य किसका होता है? तो वह क्रस्टी का होता है। ये एक उंगली नुमा आकार की संरचना होती है। प्रश्न संख्या 50, जीव द्रव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 1839 में सर पुरकुंजे के द्वारा
जीव द्रव्य का शब्द का नामकरण किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये थी हमारी क्लास। आज की क्लास में हमने 50 प्रश्न किए थे, बाकी प्रश्नों को पूरा हमने समझी थी अच्छे से। तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। यदि आप क्लास में कुछ बदलाव चाहते हैं तो आपको ये तरीका कैसा लगा, क्या बदलाव चाहते हैं, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम कोशिश करेंगे आपके लिए वेट से वेस्ट करने की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।